बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। अमेरिका, चाइना और इसराइल, गज़ा, लेबनान सब पे बात करने जाएंगे, लेकिन आखिरी में हम बात करेंगे जो आपने सवाल किया है कि मेरे नज़दीक वो कौन से ममालिक हैं जो या तो कोलैप्स हो रहे हैं या वो बहुत शदीद दबाव में होंगे या 2026 या 2027 उनके लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने जाहिर सी बात है कि ये रिपोर्ट फिर मैंने नहीं बनाई, मैंने फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्प ली है और जो उसने रिसर्च की, मेहनत की, डेटा इकट्ठा किया तमाम जगहों से, बैंक से और हर जगह से, और जो भी उसने चेक किए हैं उसके मुताबिक उसने रिपोर्ट मुरतब की है। मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप रख दूंगा। तकरीबन 10 ममालिक हैं जो ख़तरे की लकीर पर खड़े हुए हैं और क्यों खड़े हुए हैं बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का दौरा मुकम्मल कर लिया है और इस वक्त वो अमेरिका वापस पहुंच चुके हैं। लेकिन पहुंचने के बाद जो उन्होंने काम किया है वहां से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी पोजीशन क्या है। अब उनकी पोजीशन ये है कि खौफ का आलम जो है वो बातों से झलकता है इंसान के है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि चीन के दौरे के बाद ट्रंप का ताइवान को सख्त इंतबा, ताइवान को दे रहे हैं वो सख्त इंतबा, आज़ादी के ऐलान से बाज रहने का हुक्म। ठीक है ना, आप पोजीशन देख रहे हैं, सख्त इंतबा, इंतहाई सख्ती से कहा और कहा कि खबरदार अगर आपने आज़ादी के ऐलान के बारे में बात की तो क्या ये अब करेगा आज़ादी का ऐलान? नहीं करेगा, बिकॉज उसको अगर सेव करना है, बचाना है, या बचाने का वादा था तो वो था यूएसए का। अब जाहिर सी बात है ताइवान नहीं लड़ सकता चीन से, लड़ने की तुक नहीं बनती है। हम इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि दोनों ममालिक बराबर हैं जंगी लिहाज से। तो अमेरिका ने कहा था कि मैं आपको सेफ करूंगा, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने बोला कि आप आज़ादी का ऐलान मत कीजिए। मतलब ये हुआ कि ये बात हम अज्यूम कर रहे हैं कि अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है कि ताइवान अगर जाता है तो जाए, अगर मुझे वहाँ पर अड्डा नहीं मिलता तो ना मिले। लेकिन अब मुझे चीन ने साफ ही कह दिया है कि इस बात पर हमारी जंग हो सकती है, तो वो जंग करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि चीन ने जो है ना कि सिर्फ अपनी जो मामलात हैं वो बता दिए हैं, अपनी रेड लाइंस बता दी हैं, बल्कि इन्वेस्टमेंट करने की बातें बता दी हैं। जब आपके ममालिक के अंदर मुश्तरका मफादात फंस जाएं, यानी कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप नहीं चाहते कि आप उस मुल्क के साथ जंग करें, क्योंकि आपने मुश्तरका मफादात को जोड़ लिया है। तो आप ये तो नहीं कर सकते कि अपने ही मफादात के ऊपर बमबारी शुरू कर दें। तो ना तो चीन करना चाहेगा और ना ही अमेरिका करना चाहेगा। ये दोनों ममालिक जो हैं ये बिजनेस डील के अंदर अब फंस गए हैं। इनका फंसना अच्छी बात है, दुनिया के लिए ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने कहा इसराइल से कि आप और लबनान के अंदर भी मैं 45 दिन की जंग बंदी का ऐलान करता हूं। यानी कि उन्होंने कहा कि आई एम द हेड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, और मैंने उनको कहा कि आज़ादी का ऐलान मत करना। यहाँ लबनान से कहा कि हम आपको 45 दिन के लिए, यानी कि फुल फ्लेज वॉर नहीं करनी है। लेकिन अगर ये कर भी दिया इसने तो इसराइल जो कि वो सॉफ्ट लेता है, घर की बात है ना, वो कहता है यार ये मुझे क्या बोलेगा। तो इसराइल का लबनान में फ़िज़ाई हमला अब ऐलान के बाद 45 दिन की जंग बंदी के बाद फ़िज़ाई हमला, यानी कि F-16 गए और उन्हें वहाँ पे बमबारी की। मारा किसको, शहीद किसको किया? इमदादी कारकुनान को। अब इमदादी कारकुनान से आपको क्या, इतना आपने ऑपरेशन किया होगा ना, F-16 में बम भरे होंगे, आए अब लबनान में बमबारी की, तो 3 कारकुनान को मारने के लिए आप आए थे। तो ये बात समझ से बाहर है कि 45 दिन की जो जंग बंदी है इसका मतलब मैं क्या लूँ। आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ जो वेस्ट बैंक है, गज़ा है, एक वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक के अंदर इसराइली आबादकारों का मगरबी किनारे में घरों पर धावा, मस्जिद को आग लगा दी। ये जब भी चर्च देखते हैं ना हमला कर देते हैं, जब भी ये उनके मुजस्समात देखते हैं उनकी बेहुरमती करते हैं, मजाक उड़ाते हैं ये इस क्रिश्चियंस कम्युनिटी का, और उस तरीके से जब ये मस्जिद देखते हैं तो आग लगा देते हैं। ये आपके सामने है, मैं कुछ भी बात नहीं है। और उसके बाद इन्होंने एक अटैक कर दिया गज़ा के ऊपर भी, और गज़ा के अंदर बहाना ये था कि हमने हमास के लीडर को मारना था, इसलिए हमने बमबारी, फ़िज़ाई बमबारी कर दी। तो वो जो एक कमिटमेंट की हुई है ना कि जंग बंदी हुई हुई है, तो जंग बंदी अपनी जगह होती है। जंग बंदी का मतलब ये है कि हमास नहीं लड़ सकता, जंग बंदी का मतलब ये होता है कि लबनान नहीं लड़ सकता, मगर इसराइल को ये हक है कि अगर उसने कोई स्पेसिफिक टारगेटेड ऑपरेशन करना है तो वो कर सकता है। तो उसके बाद
आप जानते हैं कि गज़ा के अंदर जो मामला था वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ। 2 साल तक उनको वो भूखा प्यासा मारते रहे और अब उनको गैर इंसानी तौर पर रखा हुआ है। और जिस जगह के ऊपर पहले से ही ये रिपोर्ट थी कि 20 लाख लोगों के लिए ये 20 किलोमीटर की पट्टी काफ़ी नहीं है, उस 20 किलोमीटर के अंदर से इसराइली ने गज़ा की पट्टी के 60% इलाके पे कब्जा कर लिया है। यानी कि उस 20 किलोमीटर में से 14 किलोमीटर पे कब्जा कर लिया है। अब सिर्फ 6 किलोमीटर की जगह के ऊपर 20 लाख लोग रह रहे होंगे। तो आप सिर्फ अज्यूम कर लीजिएगा कि कैसे रह रहे होंगे। यानी कि ये वो जगह है जहां पर पहले ही कह रहे थे कि ये ओवर क्राउडेड है, यानी कि गज़ा की पट्टी जो है 20 लाख अफराद के लिए काफ़ी नहीं है। तो अगर 20 लाख लोग ही रह रहे हैं तो वो सिर्फ खड़े हो सकते हैं, लेट नहीं सकते। और अगर वो लेट रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि वहाँ पर तो 2 लाख अफराद को या 1 लाख अफराद को नहीं मारा गया, वहाँ पर कम अज़ कम आप लोगों ने 15 लाख अफराद को मारा होगा, तभी कहीं जाके ये कब्ज़ा हो सकता है और वहाँ पर ये माहौल हो सकता है। मैंने कहा कि हम बात करेंगे उन ममालिक की जहाँ पे कोलैप्स की सूरत हाल है, मुकम्मल कोलैप्स की सूरत हाल है, वो भी बात कर लेते हैं। और सबसे पहले जो हमारे सामने नाम आ रहा है उसमें सूडान का नाम है। सूडान की वजह बताई जा रही है, ये रिसर्च AI रिसर्च है जो हालिया की गई है, मैंने की है। और मैंने कहा कि बिल्कुल छानबीन के लाओ हर चीज़, हर रिपोर्ट, अंदरूनी बैरूनी, और उसके बाद जो भी उनके मामलात हैं गवर्नमेंट के और फ़ौज के और उसके साथ, तो उसको मिला करके आपने रिपोर्ट तैयार करनी है। तो सूडान नंबर 1 पे है जी, खाना जंगी जारी है, पहली रिपोर्ट है। और हुकूमती और रियासती निज़ाम जो है वो ख़त्म हो गया, कोलैप्स हो गया है। तो और मईशत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये मुल्क कोलैप्स के सबसे करीब पहुँच चुका है। तो दुनिया में अगर कोई मुल्क कोलैप्स हो रहा है या तकरीबन हो गया है तो वो सूडान है। उसके बाद है जनूबी सूडान। जनूबी सूडान जो है वो अंदरूनी लड़ाई और बदअमनी का शिकार है, शदीद ग़िज़ाई बहरान है। जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होता तो उसके बाद आप छोड़ दीजिए कि आप कोई और बात कर सकते हैं, उनसे कुछ और मांग सकते हैं, बिजली मांग सकते हैं या नहाने की फ़िक्र कर सकते हैं या कारोबार ज़िंदगी चला सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। जनूबी सूडान नंबर 2 पर रखा गया है। उसके बाद नंबर 3 पे है इंतहाई अफसोस के साथ, और वो है वेनेजुएला। यानी कि वेनेजुएला वो है मुल्क, आम तौर पर अगर मैं बात करूं तो माला माल है। यानी कि वो अल्लाह की तरफ से ऑयल से, गैस से, मादनियात से माला माल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगाई के नीचे आ गया है। करेंसी शदीद तरीन कमज़ोर हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना ज़्यादा तेल है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि अगर कतर के पास बहुत सारा तेल है तो वो तो अमीर है, तो वेनेजुएला गरीब क्यों है? क्योंकि उसका तेल इस टाइम अमेरिका बेच रहा है और अपने मुल्क के अंदर वो पैसा लेकर आ रहा है, इसलिए वेनेजुएला गरीब है। और इक़्तिसादी पाबंदियाँ और कर्ज का दबाव जो है वो शदीद है। शदीद मईशत जो है उसकी बहरान में चली गई है। नंबर 4 के ऊपर है रखा है जी हेटी को। हेटी हुकूमत का कंट्रोल कई इलाकों में ख़त्म हो चुका है, मतलब वहाँ पर प्राइवेट लोग हुकूमत चला रहे हैं। जराइम और गैंग तशद्दुद बहुत ज़्यादा है, गुर्बत आखिरी हद को पहुंच गई है और रियासती निज़ाम ख़त्म हो गया है। तो हेटी के अंदर जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस का वाला निज़ाम चल गया है। नंबर 5 पर जो सामने हमारी कंट्री आई है दैट इज़ लेबनान। लेबनान के अंदर बैंकिंग निज़ाम ख़त्म हो गया है, ठीक है। करेंसी की बड़ी कदर में कमी की गई है और सियासी बेयकीनी है। सियासी बेयकीनी जो होती है वो किसी मुल्क के लिए भी तबाही का बाइस बनती है और माली निज़ाम जो है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद हमारे सामने आता है जो दरमियानी दर्जे के कोलैप्स हैं, यानी कि बिल्कुल कोलैप्स नहीं हो रहे लेकिन वो ख़तरे की लकीर पे टच कर रहे हैं। अपने आप को रख लिया उन्होंने उस जगह के ऊपर जहां अगर वो अपने आप को संभालेंगे नहीं तो कोलैप्स हो जाएंगे। तो नंबर 1 पे आता है जी इसके अंदर अर्जेंटीना। बार बार महंगाई का प्रोग्राम आ रहा है, बार बार डिफ़ॉल्ट कर रहा है, करेंसी गैर मुस्तहकम हालत के अंदर है, मुल्क चल रहा है मगर माली मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और मुस्तकबिल जो है तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा अगर इसी तरह चलते रहेंगे। तो ये खुद ही अपनी फ़िक्र कर लें। इसके बाद जी हमारे सामने श्रीलंका आता है। हालिया दिवालियापन आपने जानते हैं 2022 के अंदर दिवालिया हो गया था। IMF प्रोग्राम के तहत अपनी बहाली को कर रहे हैं मगर मुकम्मल तबाही तो नहीं है, मगर हालत इंतहाई कमज़ोर है। श्रीलंका जो है वो इस टाइम डामाडोल चल रहा है। उसके बाद रखा गया है जी इथोपिया को। नंबर 9 पे है इथोपिया। अंदरूनी तनाज़ात बेतहाशा हैं, महंगाई और कर्ज का दबाव जो है वो बहुत शदीद है और तरक्की के साथ साथ अदम इस्तिकाम जो है वो भी आ रहा है। तो इथोपिया जो है वो 50% के ऊपर है। या तो वो एक बहुत मजबूत कंट्री बन जाएगा और या फिर वो आपको अदम इस्तिकाम के तौर के ऊपर गिरता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर इन लोगों ने नंबर 10 के ऊपर रखा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के हवाले से कह रहे हैं कि जी अहम वजाहत दे देते हैं और वो ये है कि IMF बहुत प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर। पहला पॉइंट ओके जी। महंगाई और कर्ज का मसला
शदीद है। आपने देखा होगा कि इस टाइम बहुत सारे ममालिक जो हैं वो कर्ज़ के हवाले से कोई हेल्प कर रहा है, कोई मांग रहा है, कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, तो उस तरीके से पाकिस्तान जो है वो तंग आ रहा है। और उसके बाद कहते हैं कि जी सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम है। इसको हम एडमिट कर लेते हैं कि पाकिस्तान में हम गुज़िश्ता कई अरसे से देख रहे हैं कि जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो बिल्कुल अपने उरूज के ऊपर है, और सियासत जो है वो बराए नाम हमें नज़र आती है, लेकिन सूरत हाल जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। और तहकीक के मुताबिक किसी मुल्क कोलैप्स की तरफ जाने की बड़ी वजूहात जो होती हैं उसमें जंग या अंदरूनी तनाज़ा होता है, कमज़ोर मईशत और कर्ज़ होता है, करेंसी कमज़ोरी होता है, इदारों की नाकामी होता है, महंगाई और गुर्बत होता है। और अगर आप सियासी तनाज़ात को नहीं ख़त्म करते तो वो भी कोलैप्स की तरफ आपको लेके जाता है। ये रिपोर्ट जो है, ये ख्याल या ये जो रिपोर्ट है, ये मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आपके सामने पेश की। और दुआ करनी है आप लोगों ने कि अल्लाह जो है पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे लेके चले, पाकिस्तान को मज़बूत इस्तेकाम दे, पाकिस्तान को सच में कामयाब करे, और पाकिस्तान के साथ वो तमाम तनाज़ात जो अंदरूनी हमारे हैं, हम आपस में इस टाइम एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हुए हैं, झूठा साबित करने में लगे हुए हैं, गुनाहगार साबित करने में लगे हुए हैं, कोकेन ड्रग के ऊपर आपने वो देख लिया होगा, उसमें लगे हुए हैं, तो वहाँ से हम निकल जाएं। अब हम इन बचपने से निकल जाएं और हम कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी इस्तेकाम आए, और पाकिस्तान जो है वो असल मायनों में तरक्की करे, ताकि गरीब का जो चूल्हा है वो भी जले, और हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम ऐसे हो कि हम उसको हल करने के अंदर ख़ुद कफ़ील हों। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।